एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि सदियों से डीमंस ने इस दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। वो इंसानों की सोल्स को चुराकर उनकी ताकत अपने किंग गीमा को दिया करते थे ताकि वो और ताकतवर बन सके। फिर एक दिन इंसानों को बचाने के लिए वॉरियर्स पैदा हुए जिन्हें डीमन हंटर्स कहा जाता था। उनकी आवाज में इतनी पावर थी कि वो इन डीमंस को खत्म कर सकते थे। उनके म्यूजिक में लोगों की सोल्स को एक दूसरे से जोड़ने की ताकत थी। हंटर्स ने इस दुनिया को बचाने के लिए सबकी पावर्स को जोड़कर एक शील्ड बनाई जिसे हॉर्न मून कहा जाता था, जिसकी वजह से डीमंस इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकते थे। हर जनरेशन में 3 हंटर्स को चुना जाता था जिनका काम था अपनी सिंगिंग के जरिए ऐसा स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाना जिसकी वजह से गीमा और उसके डीमंस इंसानों की दुनिया में न आ सके। और इस स्ट्रॉन्ग बैरियर को गोल्डन हॉर्न मून कहा जाता है। और अब गोल्डन हॉर्न मून बनाने की जिम्मेदारी तुम तीनों पर है क्योंकि तुम तीनों इस जनरेशन के डीमन हंटर्स हो। ये कहानी सलीन अपनी 3 स्टूडेंट्स मीरा, रूमी और जोई को सुना रही थी जो के पॉप स्टार्स थी और उनके बैंड का नाम हंट्रिक्स था। लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं। हंट्रिक्स के फैंस एक बहुत बड़े स्टेडियम में जमा हो रहे थे क्योंकि आज वहाँ हंट्रिक्स वर्ल्ड टूर का फाइनल शो होने वाला था। हंट्रिक्स बैंड का मैनेजर जिसका नाम बॉबी था वो नोटिस करता है कि तीनों लड़कियां अब तक नहीं आई हैं, इसलिए वो परेशान होकर अपनी फोन पर उन्हें ट्रैक करने लगता है। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां अपने प्राइवेट प्लेन में खूब मजे से खाना खा रही थी ताकि उनके आखिरी शो में उनकी ताकत कम ना हो और वो अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी दौरान उन्हें बॉबी की कॉल आती है और वो पूछता है कि वो कहाँ है। उनके फैंस उनका वेट कर रहे हैं लेकिन कुछ फैंस उसका फोन छीनकर हंट्रिक्स को अपने रिव्यूज देने लगते हैं। फिर बॉबी फोन वापस लाकर उनसे पूछता है कि उन्होंने इतनी देर क्यों कर दी। वो हैरान होकर प्लेन की विंडो से बाहर देखती है तो पता चलता है कि प्लेन स्टेडियम से आगे निकल गया है। वो फौरन समझ जाती हैं कि प्लेन का स्टाफ नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि डीमंस है क्योंकि उनका अंदाज बहुत अजीब था। फिर रोमी एक एयर होस्टेस का हाथ पकड़कर देखती है जिस पर कुछ मार्क्स बने होते हैं। तभी वो सब डीमंस में चेंज हो जाते हैं। ये देखकर वो तीनों पूरी तैयारी के साथ उन डीमंस पर अटैक कर देती हैं। वो सॉन्ग गाते हुए उन डीमंस की खूब पिटाई लगाती हैं। फिर उन्हें खत्म करने के लिए वो तीनों अपने मैजिकल वेपन्स निकाल लेती हैं और बहुत से डीमंस को मार डालती हैं। लेकिन कुछ डीमंस प्लेन को तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी तीनों हंटर्स प्लेन से छलांग लगाकर स्टेडियम पहुँच जाती हैं। वो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए डीमंस को भी मारती रहती हैं। कुछ फैंस को लग रहा था कि ये डीमंस भी उनकी परफॉर्मेंस का पार्ट है। जोई एक डीमन पर चाकू फेंकती है तो वो पटाखे की तरह फटकर खत्म हो जाता है। उनकी परफॉर्मेंस देखकर सब फैंस बहुत खुश होते हैं जिसकी वजह से हॉर्न मून कहीं कहीं से गोल्डन होने लगा था। ये देखकर तीनों हंटर्स बहुत खुश होती हैं और शो के एंड में हॉर्न मून पूरी सिटी पर फैल जाता है। सीन चेंज होता है और हम डीमंस की दुनिया को देखते हैं जहाँ बहुत से डीमंस गीमा के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक डीमन जो प्लेन से बच गई थी वहाँ आती है और गीमा के पास पहुंचकर कहती है कि वो हंटर्स को नहीं मार सके क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। ये सुनकर गीमा गुस्से में आकर उसे अपनी आंख से जला देता है। तभी वहाँ एक डीमन जिसका नाम जीनू था सॉन्ग गाते हुए गीमा की हालत का मजाक बनाता हुआ वहाँ आता है। उसके साथ उसका डीमन टाइगर भी था। गीमा कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज नहीं छीनी, फिर तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो जीनू कहता है कि मैं मजाक उड़ाने नहीं आपकी मदद करने आया हूँ। हंटर्स को खत्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। हमें पता है कि वो अपने फैंस के जरिए हॉर्न मून को मजबूत बनाते हैं और अगर हम डीमन बॉयज का एक बैंड बनाकर उनके फैंस अपनी तरफ कर ले तो हॉर्न मून को पावर नहीं मिल सकेगी जिससे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। गीमा कहता है कि देखो जीनू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले 400 सालों में तुमने कोई भी काम अपने फायदे के बिना नहीं किया। बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो जीनू कहता है कि इसके बदले मेरी सब यादें मिटा देना। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां हॉर्न मून में गोल्डन लाइंस दिखने की वजह से बहुत खुश थी। फिर वो बॉबी को बाय कहकर अपने घर आ जाती हैं। मीरा और जोई अपनी फेवरेट काउच पर बैठकर आराम करने लगती हैं। लेकिन रूमी हंट्रिक्स का न्यू सॉन्ग गोल्डन अनाउंस
کر دیتی ہے اور پروموشن کے لیے اپنی نیو ڈریس پہن کر میرا اور زوئی کے پاس آتی ہے۔ میرا اور زوئی آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود رومی جب انہیں ڈریس دیتی ہے تو وہ بے دل سے تیار ہو جاتی ہیں۔ تبھی بابی بھی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا نیا سانگ آتے ہی ہٹ ہو گیا ہے، سب لوگ وہی سن رہے ہیں۔ ان کے سب فینس گولڈن سانگ کو بہت پسند کر رہے تھے اور ٹرینڈنگ میں وہ پہلے نمبر پر پہنچ گیا تھا۔ پھر ہنٹرکس انٹرویو دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہمارا لائیو پرفارمنس آج رات ہے۔ میرا اور زوئی رات کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، جبکہ رومی اپنی باڈی پر موجود مارکس کی وجہ سے بے حد اداس تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتا چلے۔ اس کے بعد وہ تینوں لائیو پرفارمنس کی ریہرسل کرنے لگتی ہے، لیکن اچانک رومی کے گلے میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ بابی سے کہتی ہے کہ مجھے بریک چاہیے، بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ ڈریسنگ روم میں پہنچ کر رومی دیکھتی ہے کہ اس کے مارکس اور بڑھ رہے ہیں اور اس کی آواز کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر رومی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور شو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اسے اپنے بچپن کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ سیلین سے پوچھتی ہے کیا ہنٹرز سب ڈیمنز کو مار دیتے ہیں، یعنی ان مارکس کی وجہ سے وہ مجھے بھی مار دیں گے؟ تو سیلین کہتی ہے کہ نہیں، یہ مارکس تم پر اس لیے ہے کہ تمہاری فادر ایک ڈیمن تھے، مگر تم ان کی طرح نہیں ہو، تم ایک ڈیمن ہنٹر ہو، بالکل اپنی مدر کی طرح۔ جب ہارن مون سیل ہو جائے گا تو سب ڈیمنز کے ساتھ ساتھ تمہاری یہ مارکس بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے ایک بلڈنگ کی چھت پر پہنچتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میری آواز ہی نہیں رہی تو میں اس دنیا کو اور خود کو برباد ہونے سے کیسے بچاؤں گی؟ منزل کے اتنے پاس آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ زور سے چیختی ہے تو ایک ڈیمونک لہر پورے ہارن مون پر سے گزر کر ہارن مون کو کمزور کر دیتی ہے۔ گھر واپس آ کر رومی میرا اور زوئی سے آج کا شو چھوڑ کر آنے پر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لائیو شو کر سکیں گے کیونکہ میری آواز ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو زوئی کہتی ہے کہ رومی کیوں نہ ہم بریک لے لیں اور اس سال ہم آئیڈل ایوارڈز میں بھی نہیں جائیں گے؟ تو رومی فوراً کہتی ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ شو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تبھی ہارن مون پورے سال کے لیے اسٹرانگ بن سکے گا اور جیت کے اتنے قریب آ کر تو ہم بالکل بھی یہ شو کینسل نہیں کر سکتے۔ تو زوئی کہتی ہے کہ اس کے پاس رومی کی آواز ٹھیک کرنے کے لیے ایک حل ہے۔ نیکسٹ مارننگ وہ تینوں اپنی پہچان چھپا کر ڈاکٹر ہارن کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ہارن رومی کو چیک کرنے کے بعد اسے دوا دے دیتے ہیں، جسے لے کر رومی اپنی فرینڈز کے ساتھ واپس جانے لگتی ہے۔ راستے میں انہیں کچھ لڑکوں کا ایک گروپ ملتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ جینو اور اس کا بینڈ تھا، جو انسانی روپ لے کر وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن ہنٹرکس کو یہ بات بالکل پتا نہیں تھی، اس لیے ان کی خوبصورتی دیکھ کر وہ تینوں ان پر فدا ہو جاتی ہے۔ تبھی رومی جینو سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کا سامان گر جاتا ہے۔ جینو اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ دیکھ کر چلا کرو۔ رومی اور اس کی فرینڈز کو ان پر بہت غصہ آتا ہے، وہ دونوں رومی اور اس کا سامان اٹھاتی ہیں، تبھی انہیں کچھ سنائی دیتا ہے تو وہ اس آواز کی طرف جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہی لڑکے اپنے سانگ سوڈا پاپ پر پرفارم کر رہے ہیں اور وہ ایک نیا میوزیکل بینڈ ہے جس کا نام ساجا بوائز ہے۔ سب کو ان کا سانگ بہت پسند آ رہا تھا، ہنٹرکس کو بھی ان کا سانگ اچھا لگنے لگتا ہے۔ پرفارمنس کے دوران جینو اور اس کے ساتھیوں کی باڈی پر ڈیمونک مارکس نظر آنے لگتے ہیں، جس سے ہنٹرکس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ڈیمن ہے اور بوائے بینڈ بنا کر ان کے فینس کو چھیننا چاہتے ہیں۔ رات میں ساجا بوائز کا ایک شو تھا، ہنٹرکس پوری طرح تیار ہو کر انہیں مارنے جاتی ہیں، مگر جینو پروگرام کے بیچ میں انہیں زبردستی اسٹیج پر انوائٹ کرتا ہے۔ اتنے سارے فینس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شو ختم ہونے کے بعد ہنٹرکس ان کا پیچھا کرنے لگتی ہیں۔ وہ سب اسپا باتھ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں جہاں بہت سارے پانی کے ڈیمنز موجود ہوتے ہیں۔ جینو پانی کے ڈیمنز کو ہنٹرکس پر حملہ کرنے کا کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رومی جینو کو ختم کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس سے فائٹ کرنے لگتی ہے، مگر غلطی سے اس کی جیکٹ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر موجود ڈیمونک مارکس دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جینو بہت حیران ہوتا ہے۔ ہارن مون کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سے ڈیمنز وہاں آنے لگتے ہیں اور میرا اور زوئی کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ دونوں رومی سے مدد مانگتی ہیں، لیکن
लेकिन रूमी अपना राज खोलने के डर से परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी जीनू उसकी हेल्प करता है, उसे गले लगाता है और रूमी के हाथ पर एक कपड़े का टुकड़ा बांध देता है ताकि उसके डिमोनिक मार्क्स फिर से छुप जाएं, और खुद वहाँ से भाग जाता है। फिर रूमी अपनी फ्रेंड्स के पास आती है और वो तीनों मिलकर सब डीमंस को मार डालते हैं। दूसरी तरफ जीनू रूमी के ऊपर डिमोनिक मार्क्स के बारे में सोचने लगता है, लेकिन गीमा उसे अपनी दुनिया में बुलाता है और कहता है कि एक हंटर के ऊपर मेरे मार्क्स हैं, लेकिन वो कभी मेरे काबू में नहीं आती। जीनू कहता है कि हो सकता है वो खुद पर शर्मिंदा हो, लेकिन क्यों शर्मिंदा है, मैं भी इस बात का पता लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उसी के जरिए हम इन हंटर्स को बर्बाद करेंगे। दूसरी तरफ हंट्रिक्स अपने घर में खड़े होकर बाहर देखती हैं तो उन्हें हॉर्न मून बहुत कमजोर होता नजर आता है, जिसकी वजह से वो तीनों परेशान हो जाती हैं। तभी वहाँ बॉबी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे शो पर जाने की वजह से साजा बॉयज हर जगह वायरल हो रहे हैं। रूमी कहती है कि हम आइडल अवार्ड में ऐसा परफॉर्म करेंगे कि सब साजा बॉयज को भूल जाएंगे। यही वक्त है, हमें अपना अगला हिट गाना बनाना होगा। इसके बाद रूमी अपने कमरे में जाती है और डॉक्टर हॉर्न की दी हुई दवाई पीने का इरादा करती है, मगर वो देखती है कि वो कोई दवाई नहीं बल्कि डॉक्टर हॉर्न ने ग्रेप जूस के पाउच पर अपना स्टिकर चिपकाया हुआ था। तभी वो अपनी बालकनी में एक अजीब सा दिखने वाला बर्ड देखती है जो उसे एक डिमोनिक टाइगर के पास ले जाता है। टाइगर रूमी को एक लेटर देता है, वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर जीनू ने भेजा है और वो उससे मिलना चाहता है। फिर वो परिंदा और टाइगर वहाँ से गायब हो जाते हैं। रूमी टाइगर का पीछा करती हुई जीनू तक पहुँच जाती है। वो उस पर काफी हमले करती है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। फिर जीनू कहता है कि मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त था, तुम हंटर होने के साथ साथ एक डीमन भी हो और तुम्हारे दोस्त ये बात नहीं जानते, लेकिन तुम्हें ये मार्क्स कैसे मिले? रूमी उसे कुछ नहीं बताती। जीनू कहता है कि मैं तुम्हारा डर महसूस कर सकता हूँ। रूमी कहती है कि तुम एक डीमन हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। जीनू कहता है कि तुम्हें नहीं पता, हम डीमंस बस महसूस करते हैं। हमारी शर्म और तकलीफों की वजह से गीमा हमें कंट्रोल करता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उसे सुन नहीं सकती। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार सुना था 400 साल पहले, मेरी फैमिली दर दर की ठोकरें खाते थे। मेरे पास सिर्फ एक सांस मेरा पुराना बीपा था। मैं सड़कों पर गाने गाया करता था, लेकिन उससे भी खास कमाई नहीं होती थी। तब मुझे गीमा की आवाज सुनाई दी। गीमा की बात मानने की वजह से मेरी आवाज रातों रात बहुत अच्छी हो गई। किंग ने भी मेरी तारीफ की और हम पैलेस में रहने लगे। हम सब बहुत खुश थे, पर ये मार्क्स मेरी पूरी बॉडी पर फैलने लगे और मुझे डीमंस की दुनिया में फेंक दिया गया, जहाँ गीमा ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। मेरी फैमिली को पैलेस से निकाल दिया गया और मेरे बगैर उनकी हालत और भी खराब हो गई, और तब से मुझे उनकी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तुम भी मुझे अपना दर्द बता सकती हो। रूमी अपनी सॉर्ड निकालकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जीनू गायब हो जाता है। उसके बाद रूमी वापस आकर अपनी फ्रेंड्स के साथ न्यू सॉन्ग बनाने लगती है। सीन चेंज होता है और हम हंट्रिक्स के फैन इवेंट का सीन देखते हैं। साजा बॉयज भी छुपकर वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से आधे फैंस उनकी तरफ चले जाते हैं। इसलिए रूमी साजा बॉयज को भी साथ बैठने की ऑफर करती है ताकि सारे फैंस उनकी तरफ रहें। रूमी जीनू को दूर रहने का कहती है। वो जवाब देता है कि मैं गीमा के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि वो मेरी सारी यादें मिटा दे और मैं अपनी फैमिली की चीखें ना सुन सकूं। इसी दौरान एक बच्चा जीनू की पेंटिंग बनाकर उसे देता है। रूमी कहती है कि तुम्हें इन फैंस की आवाजें सुनना चाहिए, ये आवाजें उन चीखों से तो कई गुना बेहतर है। इवेंट खत्म होने के बाद रूमी अपने रूम में बैठकर सॉन्ग की लिरिक्स लिख रही थी। तभी मीरा वहाँ आती है और उससे पूछती है कि रूमी सच बताओ, आखिर बात क्या है? उस दिन मैंने देखा तुम एक डीमन से बात कर रही थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। रूमी कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, बस मुझे ऐसा लगता है कि जो गाना हम लिख रहे हैं उसमें बहुत नफरत है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इसकी मदद से हम गीमा को हरा सकेंगे? मीरा कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमें डीमंस को रोकने के लिए ये करना होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रूमी टाइगर को खत देकर जीनू को मिलने के लिए बुलाती है। इसी दौरान डीमंस पूरी सिटी में साचा बॉयज के फैंस की रूहें छीनकर उन्हें गीमा के पास भेज रहे थे, और कुछ दिन के अंदर अंदर सिटी से काफी लोग गायब हो गए थे। टाइगर के पास लेटर देखकर जीनू रूमी से मिलने के लिए चला
चला जाता है। रूमी कहती है कि तुम आइडल अवार्ड जीतने में हमारी मदद करो तो हॉर्मोन सील हो जाएगा, गीमा हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। मुझे भी अपने मार्क्स से आजादी मिल जाएगी। तभी एक ब्रेसलेट बेचने वाली औरत वहाँ आकर जीनू से कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेसलेट खरीदना चाहिए। रोमी और जीनू ड्रामा करते हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो औरत रोमी को ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रोमी भी वहाँ से जाने लगती है मगर जीनू उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे मगर कहने में शर्मा रहे थे। रोमी उसे ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रोमी मीरा और जोई के साथ आइडल अवार्ड की रिहर्सल कर रही थी। इसी दौरान हंट्रिक्स को हार्मोन में कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकल जाती है और एक ट्रेन पर चढ़कर डीमंस खत्म करने लगती हैं। तभी हार्मोन में एक दरार पड़ जाती है जिससे बहुत सारे डीमंस निकलने लगते हैं। ये देखकर हंट्रिक्स सॉन्ग गाते हुए उन डीमंस को खत्म कर देती हैं, लेकिन ट्रेन में मौजूद सब मुसाफिर कहीं गायब हो चुके थे और उनके फोन्स पर साचा बॉयज का एड चल रहा था। स्टेशन पे पहुंचकर मीरा रूमी से कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गाना पसंद है या नहीं, लेकिन इस वक्त सब कुछ दांव पर लगा है और हमें मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं। रूमी जीनू से मिलने उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी ये राज सबसे छुपा कर रखा। जितना मैं इस हकीकत से दूर भागती रही इतना ही मुझे खुद पर शर्म आती रही। इसी शर्म ने मेरी आवाज को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरी आवाज खुद ब खुद बेहतर होती जा रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। वो सॉन्ग गाते हुए जीनू को उसका साथ देने के लिए आमादा करती है। जीनू भी उसके साथ गाकर अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। गाने के बाद रूमी की आवाज बिल्कुल ठीक हो जाती है। जीनू को भी अपनी फैमिली और गीमा की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जीनू कहता है कि कल के आइडल अवार्ड में साजा बॉयज हारेंगे और हंट्रिक्स जीतेंगे। ये सुनकर रूमी वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त गीमा जीनू को डीमंस की दुनिया में बुला लेता है। गीमा कहता है कि अगर वाकई तुम्हें उस हंटर पर भरोसा होता तो तुम उसे झूठ बोलने के बजाय सच बताते कि तुमने अपने खानदान को धोखा दिया। तुमने अपनी जात के फायदे के लिए उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें दूसरी बातें भूलकर अपने काम पर ध्यान देना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं उनकी चीखें और भी तेज कर दूंगा। तुम अपनी सच्चाई से कभी भाग नहीं पाओगे। इसी दौरान वो जीनू को उसके माजी का फ्लैशबैक दिखाता है तो जीनू बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ आइडल अवार्ड्स के लिए बहुत से लोग एक स्टेडियम में जमा हो गए थे। ये मुकाबला हंट्रिक्स और साजा बॉयज के दरमियान होना था। पहले साजा बॉयज को परफॉर्म करना था, लेकिन किसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए हंट्रिक्स को पहले परफॉर्म करने का मौका मिलता है। इस स्टेज पर जाकर गोल्डन सॉन्ग पर तीनों परफॉर्म करने लगती हैं। मीरा जोई स्टेज के पीछे चली जाती हैं तो रूमी अकेले परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से हार्मोन गोल्डन होने लगता है। दूसरी तरफ मीरा और जोई देखती हैं कि दो डीमंस बॉबी को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे हैं। वो बॉबी को बचाने के लिए जाते हैं, मगर वो तीनों डीमंस थे। वो दोनों समझ जाती हैं कि डीमन उन्हें रूमी से दूर करना चाहते हैं। वो दोनों तेजी से स्टेज पर जाने लगती हैं, लेकिन तभी स्टेडियम की लाइट चली जाती है। दो डीमन मीरा और जोई का रूप लेकर स्टेज पर पहुंच जाते हैं और रूमी के साथ साजा बॉयज के खिलाफ लिखा हुआ सॉन्ग गाने लगते हैं। रूमी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों डीमन रूमी की जैकेट उतार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमोनिक मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। इसलिए रूमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मीरा और जोई उसके मार्क्स देखकर बहुत हैरान और अफसुर्दा होती हैं। रूमी उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर दोनों उससे डरने लगती हैं। रूमी कहती है कि मैं जीनू के साथ मिलकर सब ठीक करने वाली थी, मगर सब कुछ खराब हो गया। जोई कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हमसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा और तुम जीनू के साथ मिलकर काम कर रही थी। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। रूमी कहती है कि मैं बस इसे इस्तेमाल करके आइडल अवार्ड जीतने की कोशिश कर रही थी। तुमने हार्मोन का गोल्डन कलर देखा था ना, मतलब हम अब भी जीत सकते हैं। मीरा और जोई उससे दूर जाने लगती हैं तो रूमी गुस्से से चीखती है, जिसकी वजह से हार्मोन पर से एक डिमोनिक लहर गुजरती है। मीरा और जोई न चाहते हुए भी अपने बचाव के लिए हथियार उठा लेती हैं, जिससे रूमी का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए जीनू को ढूंढने लगती है। रूमी जीनू से पूछती है कि आखिर ये सब
क्या हो रहा है? तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो एक अच्छे इंसान हो। जीनू गुस्से से कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने कीमा के साथ सौदा किया था ताकि खुद को गरीबी से निकाल सकूं। मैंने अपनी बहन और माँ को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि मैं खुद पैलेस में दावत खाकर मखमली बिस्तर पर सोता था। मैंने उन्हें छोड़ दिया। रूमी कहती है कि ये सब कीमा की आवाज है, तुम अब भी खुद को बदल सकते हो। वो कहता है कि जरा तुम अपनी हालत तो देखो, क्या तुम खुद को बदल पाई हो? तो मैं अपने आप को कैसे बदल सकूंगा? हम दोनों डीमन हैं और हमें इसी तरह हमेशा दर्द भरी जिंदगी जीना होगी। रूमी मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है। उसके चलने से हॉर्मोन टूटने लगता है। न्यूज में बताते हैं कि हंट्रिक्स बैंड खत्म हो चुका है और इस वक्त साजा बॉयज दुनिया का नंबर 1 बैंड है। जीनू और उसके साथी लाइव आकर हंट्रिक्स बैंड के टूटने पर अफसोस का इजहार करते हैं और इसके साथ ही अपना लाइव शो भी अनाउंस कर देते हैं। हॉर्मोन टूटने की वजह से गीमा सबके जहनों पर काबू पा लेता है, जिसकी वजह से सब लोग शो देखने जाने लगते हैं। यहाँ तक कि मीरा और जोई भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और शो देखने चली जाती हैं। दूसरी तरफ रूमी सेलिन के पास जाती है और अपनी सॉर्ड उसे देते हुए कहती है कि सबको मेरा सच मालूम हो चुका है और अब मैं कुछ नहीं छुपा सकती। मैं सालों से हॉर्मोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर रही थी, लेकिन अब मेरी वजह से वो कमजोर होता जा रहा है। इससे पहले कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं, आप मुझे मारकर सब कुछ ठीक कर दें। सेलिन तलवार नीचे रखकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई तो मैंने कसम खाई थी कि उसकी हर चीज की हिफाजत करूंगी। मुझे ये समझाया गया था कि तुम्हारा इंसानी दुनिया में होना गलत है, मगर मैंने वादा किया था और मैंने पूरे दिल से उसे निभाकर तुम्हें अपना लिया। मगर अब भी तुम्हारे इन मार्क्स को छुपाकर सब ठीक कर सकते हैं। रोमी गुस्से में कहती है कि आखिर आप क्यों नहीं समझ रही? यही मेरी रियलिटी है और अब मैं छुप नहीं सकती। सेलिन कहती है कि हमें अपनी कमजोरी और डर को छुपाना होगा। यही एक तरीका है हॉर्मोन को बचाने का। रोमी तलवार उठाकर कहती है कि अगर मुझे इस तरह हॉर्मोन को बचाना है तो मुझे खुशी है कि वो तबाह हो गया। ये कहकर वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ साजा बॉयज अपने डीमन फॉर्म में सबके सामने परफॉर्म करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गीमा भी वहाँ पहुँच जाता है। इसी दौरान रूमी भी वहाँ आ जाती है। गीमा कहता है कि हॉर्मोन अब टूट चुका है, तुम आखिर यहाँ क्यों आई हो? रोमी सॉन्ग गाते हुए कहती है कि अब मैं अपने मार्क्स नहीं छुपाऊंगी और ना ही झूठ बोलूंगी। जैसी हूँ वैसी ही अपनी दोस्तों के साथ रहूंगी। उसकी आवाज सुनकर मीरा और जोई की सोल्स रोमी के साथ जुड़ जाती हैं। वो दोनों भी रूमी के साथ मिलकर गाना गाने लगती हैं। इसी दौरान बहुत से डीमंस उन पर अटैक करने आते हैं, मगर वो तीनों गाते हुए उन्हें खत्म कर देती हैं। उनका सॉन्ग सुनकर सारे फैंस गीमा के काबू से बाहर निकलने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हॉर्मोन भी दोबारा बनने लगता है। गीमा रोमी पर जोरदार हमला कर देता है। गीमा का वार रोकना रोमी के लिए मुश्किल हो रहा था। तभी जीनू उसके सामने आकर उस हमले को रोकने लगता है। वो रोमी से कहता है कि मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे आजाद कर मेरी सोल मुझे वापस दे दी है और अब मैं तुम्हें वो सोल दे रहा हूँ। इसके बाद जीनू अपनी सोल रोमी को दे देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। रोमी गीमा पर हमला करके उसे 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन वो दोबारा ठीक हो जाता है। सब फैंस हंट्रिक्स के साथ मिलकर गाने लगते हैं। इस तरह हंट्रिक्स सब फैंस की ताकत को जोड़कर दोबारा हॉर्मोन बना लेते हैं, जिसकी वजह से गीमा भी खत्म हो जाता है और हर तरफ जबरदस्त रोशनी फैल जाती है। सब फैंस हंट्रिक्स के साथ खुशी खुशी गाने लगते हैं। इस तरह हॉर्मोन फिर से चमकने लगता है। इसके बाद रोमी पहली बार मीरा और जोई के साथ इस्लामाबाद करने जाती है। वहाँ उसे बहुत सुकून मिलता है, जिससे वो खुश हो जाती है। तीनों दोबारा साथ जुड़ने की खुशी में रोने लगती हैं और इसी के साथ इस म्यूजिकल मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।